आज के इस लेक्चर में हम मेन मेमोरी की बारे में स्टडी करेंगे। मेन मेमोरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर ऑनवर्ड जो हमारे लेक्चर्स हैं वो मेमोरी मैनेजमेंट के मतलब होंगे कि मेमोरी को किस तरह मैनेज किया जाए। सो वी शोड हाउ द सीपीयू कैन बी शेयर्ड बाय द सेट ऑफ प्रोसेस एज ए रिजल्ट ऑफ सीपीयू scheduling. We can improve both utilization of the CPU and speed of the computer response to its user. जैसे कि हमने स्टडी किया है कि सीपीयू की स्केजुलिंग जो है वो किस तरह की जाती है, डिफरेंट प्रोसेस जो हैं उनके दरमियान में सीपीयू को किस तरह स्केड्यूल किया जाए ताकि सीपीयू जो है वो बिज़ी रहे, वो सिट आइडल ना हो, फ्री ना रहे। सो हमने सीपीयू की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करने के लिए सीपीयू स्केजुलिंग को जो है वो अडॉप्ट किया, जिससे सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी बढ़ गई, थ्रूपुट भी और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो गई और रिस्पांस टू यूज़र जो है उसकी स्पीड भी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। To realize this increase in performance, however, we must keep several processes in memory, that is, we must share the memory. तो ये जो परफॉर्मेंस हमने सीपीयू स्केजुलिंग से अचीव की है उसके लिए मस्ट है कि सेवरल प्रोसेस जो हैं वो मेमोरी के अंदर अवेलेबल होने चाहिए ताकि मेमोरी जो है वो शेयर हो और मोर देन वन प्रोसेस जो है वो सीपीयू मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल हों। जैसे ही सीपीयू जो है वो फारिग हो, फ्री हो फ्रॉम वन प्रोसेस, वो नेक्स्ट प्रोसेस को जो है मेन मेमोरी में से पिक करे और सीपीयू जो है उसको असाइन करे। सो इट्स मीन क्योंकि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस करता है और मेन मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर जो है प्रोसेस जो है वो मोर देन वन जो है वो एट अ टाइम अवेलेबल होने चाहिए, जिसे हम मल्टी डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इट्स मीन के नंबर ऑफ प्रोसेस आर अवेलेबल इन मेमोरी सो दैट कि सीपीयू जो है उसको एक्सेस कर सके जब भी प्रोसेस जो है वो एक जो है सीपीयू जो है वो फारिग हो। क्योंकि प्रोसेस जो है जब वो एग्जीक्यूट होते हैं तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट, दैट इज़ टू टास्क दैट इज़ परफॉर्म बाय द प्रोसेस। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। ड्यूरिंग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जब उसने परफॉर्म करने होते हैं, इट्स मीन कि उसको जो है सीपीयू दैट टाइम विल बी अ फ्री, सो दैट टाइम मस्ट बी यूटिलाइज टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। तो जब प्रोसेस जो है वो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने गया है तो उस दौरान जो है दूसरा प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी से पिक किया जाए और सीपीयू उसको असाइन किया जाए। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। द मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम वेरी फ्रॉम प्रिमिटिव बेयर मशीन अप्रोच टू पेजिंग एंड सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी। तो मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम जो हैं ये वेरी करते हैं। जो ओल्ड मशीन्स थी, पुरानी मशीन में जो हम मेमोरी मैनेजमेंट यूज़ करते थे, वहाँ से लेकर अब तक जो लेटेस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स जिसमें पेजिंग और सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है, सो दैट ऑल एल्गोरिदम्स वेरी इन वर्किंग और जो है वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम एल्गोरिदम जो हैं वो वेरी करते हैं। हाउ दीज वर्क, ये हम अब आगे नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम देखेंगे कि ये एल्गोरिदम किस तरह वर्किंग करते हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं मेमोरी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसेस को किस तरह मेमोरी जो है वो एलोकेट की जाती है। सो ईच अप्रोच हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जितने भी हम स्ट्रेटजीज़ को स्टडी करेंगे, एल्गोरिदम्स को स्टडी करेंगे, उनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होंगे जो कि हम फर्दर जो है उनको देखेंगे और स्टडी भी करेंगे। Selection of memory management method for a specific system depend on many factors, especially on the hardware design of the system. तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक मशीन पे जो है सिलेक्शन वो डिपेंड करती है बहुत से फैक्टर्स के, और स्पेशली हार्डवेयर डिज़ाइन जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाइल सेलेक्टिंग है मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम कि जो है हार्डवेयर जो है वो कैसे डिज़ाइन किया गया है। तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम जो है वो डिपेंड करता है हार्डवेयर डिज़ाइन के ऊपर। As we shall see, many algorithms require hardware support, leading many systems to have closely integrated hardware and operating system memory management.
तो आगे हम फर्दर जब हम एल्गोरिदम्स देखेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो हैं उनको हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम सिस्टम्स। तो क्योंकि हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट क्लोजली इकट्ठे जो है वो वर्किंग करते हैं और मेमोरी को मैनेज करते हैं। इट्स मीन के हार्डवेयर सपोर्ट भी रिक्वायर्ड होती है सिस्टम की तरफ से, ताकि मेमोरी मैनेजमेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो सके। सो इट दैट्स वाई कि हार्डवेयर सपोर्ट जो है दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर एल्गोरिथम, फॉर पर्टिकुलर एल्गोरिथम फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट। तो हम देखेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है इस टॉपिक को स्टडी करने के, इस मॉड्यूल्स को, इस चैप्टर्स को स्टडी करने का। टू प्रोवाइड द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ मेमोरी हार्डवेयर। हम मुख्तलिफ जो वेज हैं उनको मेथड्स को स्टडी करेंगे कि मेमोरी को किस तरह, मेमोरी हार्डवेयर को किस तरह जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है इस मॉड्यूल्स के अंदर। टू एक्सप्लोर अ वेरियस टेक्निक ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी टू प्रोसेस, मुख्तलिफ मेथड्स और प्रोसेस जो हैं वो हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट प्रोसेस जो हैं उनको मेमोरी किस तरह एलोकेट की जाए, मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स, मेथड्स देखेंगे हम और स्टडी करेंगे उनको। टू डिस्कस इन डिटेल हाउ पेजिंग वर्क इन कंटेम्प्रेरी कंप्यूटर सिस्टम्स। मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर पेजिंग जो है वो किस तरह वर्क करता है, उसकी वर्किंग किस तरह होती है, पेजिंग किस तरह मैनेज किए जाते हैं और पेज जो हैं उनको वो कैसे उनकी मेमोरी एलोकेशन होती है, उनको किस तरह क्रिएट होते हैं, ये हम जो है स्टडी करेंगे। तो ओवरव्यू जो है बेसिकली मेमोरी ओवरव्यू, वो अगर हम देखें और मेमोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका यूज़र इंटरफेस है बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम कहें कि कंप्यूटर और सिस्टम और यूज़र के दरमियान में हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम, और आप यू कैन से दैट कि यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र इंटरफेस। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इज़ टू प्रोवाइड ईजी एंड कन्वीनियंट वे टू यूज़ अ सिस्टम बाय द यूज़र। यूज़र जो है वो कन्वीनियंट वे से सिस्टम को यूज़ कर सके, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम जो है मेनली दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, दो मेन पार्ट्स होते हैं जिसे प्रोसेसर और मेमोरी कहते हैं। सपोज़ यूज़र जो है अगर उसकी रिक्वायरमेंट है ओके, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है और प्रॉब्लम जो है उसके लिए वो एक प्रोग्राम राइट करता है, प्रोग्राम लिखता है। तो बेसिक टास्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का या बेसिक जो जॉब है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मेक श्योर करे कि वो इस प्रोग्राम को, इस प्रोसेस को जो है यूज़र के लिए एग्जीक्यूट करे, चला सके और उसको वो सलूशन उसका प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और उसका डाटा, प्रोग्राम और उसका रिक्वायर्ड डाटा जो कि एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए ये प्रोसेस या प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल या मौजूद होना चाहिए, कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहिए। तो कंप्यूटर के कौन से पोर्शन के अंदर ये प्रोग्राम या प्रोसेस जो है वो अवेलेबल होगा, दैट मस्ट बी लोडेड इनटू द मेमोरी। तो मेमोरी को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है ये हम देखना है। तो बेसिकली अगर हम देखें मेमोरी जो है वो बेसिकली सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एक्सेस जो है सीपीयू की वो मेन मेमोरी को है, और मेन मेमोरी को हम हायरार्की फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हायरार्की फॉर्म में इट्स मीन कि सीपीयू है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। तो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आप कह सकते हैं मेमोरी दो पार्ट्स हैं। मेमोरी जो है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल हो सकती है, दो जो है पोर्शन है उसके। तो बेसिकली CPU जो है दैट इज़ डायरेक्टली एक्सेस टू द मेन मेमोरी और इट कैन नॉट डायरेक्ट एक्सेस, ये सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती। तो प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है तो ये जो है प्रोग्राम मस्ट बी प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। तो प्रोग्राम जो है जो यूज़र ने राइट किया है, हम पहले उसको जो है कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। यूज़र का प्रोग्राम
फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल होगा और उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा, और ये ऑब्जेक्ट कोड जो है ये मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर जो है फॉर एग्जीक्यूशन जो है वो मौजूद होगा। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट कोड या एग्जीक्यूटेबल कोड जो मेमोरी के अंदर मौजूद होगा फॉर एग्जीक्यूशन, हम इसको प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोग्राम जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट इन ए मेन मेमोरी वेटिंग फॉर द सीपीयू, और वो प्रोसेस जो कि मेन मेमोरी के अंदर मौजूद हो और वेट कर रहे हो सीपीयू के लिए या सीपीयू, दैट इज़ नोन एज ए रेडी प्रोसेस। द प्रोसेस विच आर वेटिंग फॉर CPU टू गेट द CPU, उसको हम रेडी प्रोसेस कहते हैं। तो जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट होने के दौरान उसको आईओ ऑपरेशन भी परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जब वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो CPU जो है वो फारिग हो जाता है। तो रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेसिकली वो CPU की यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करना है। तो CPU की यूटिलाइजेशन किस तरह इम्प्रूव हो सकती है, जब हम बहुत सारे प्रोसेस जो हैं, एक और प्रोसेस जस्ट लाइक ये P1 प्रोसेस था और P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था और उसने इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना था। मीनवाइल P2 प्रोसेस जो है वो भी मेमोरी के अंदर मौजूद होना चाहिए। जब P1 जो है वो आई ऑपरेशन परफॉर्म करे तो P2 प्रोसेस जो है वो CPU स्विच करके P2 प्रोसेस को असाइन कर दिया जाए ताकि CPU की यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। सो इस तरह हम इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी, एज ए रिज़ल्ट हम CPU की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज़ दैट हम जो है एज मच एज पॉसिबल प्रोसेस जो है मेमोरी के अंदर एट अ टाइम रख नहीं सकते। ये क्यों, उसकी रीज़न क्या है कि लिमिटेशन ऑफ साइज़ ऑफ मेमोरी लिमिटेशन। मेन मेमोरी जो है उसकी साइज़ जो है वो लिमिटेड होती है। एक मेन मेमोरी जो है वो साइज़ में स्मॉल साइज़ में होती है। दैट्स वाई मेन मेमोरी जब स्मॉल होती है तो हम उसमें एज मच एज प्रोसेस जो है वो रख नहीं सकते। उसकी रीज़न्स हैं मेन मेमोरी की स्मॉल साइज़ की। एक रीज़न तो ये है कि मेन मेमोरी जो है, मेन मेमोरी स्मॉल इन साइज़, हाई कॉस्ट होती है और लेस एक्सेस टाइम है। सेकंड इज एक्सेस टाइम है। अगर हम मेन मेमोरी का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो CPU जो है वो डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस करता है। जब हमने मेन मेमोरी का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, इसका मतलब है कि एक्सेस टाइम भी इंक्रीज़ होगा। इफ़ वी इंक्रीज़ द मेन मेमोरी साइज़ देन वी इंक्रीज़ द एक्सेस टाइम। सो मेन रीज़न ही यही है मेन मेमोरी की फास्ट होने की कि इसका साइज़ स्मॉल होता है। दैट्स वाई इसको एक्सेस बड़ी फास्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर एक्सेस टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा मेमोरी का, मेन मेमोरी का, तो कंप्यूटर की एफिशिएंसी भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हम एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा मेन मेमोरी के साइज़ जो है वो पर्टिकुलर एक लिमिट है, उससे ज़्यादा हम जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकते। उसकी दो रीज़न है, एक कॉस्ट उसकी हाई है और दूसरा उसका एक्सेस टाइम है। दैट्स वाई हम मेन मेमोरी के साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। बट एक और मेमोरी है जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी जो है साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इट इज़ सेकेंडरी मेमोरी जो कि इन वेरी लार्ज साइज, और इसकी जो है लो कॉस्ट होती है और हाई एक्सेस टाइम होता है। यहाँ पे एक्सेस टाइम का इशू नहीं है बिकॉज क्योंकि कंप्यूटर या CPU ने जो है मेन मेमोरी को एक्सेस करना होता है। सो CPU डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता। दैट्स वाई इसकी जो है एक्सेस टाइम पर जो है इतना ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमें क्या करते हैं, हम सेट ऑफ प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करने होते हैं, वी कीप ऑल प्रोसेस इन ए सेकेंडरी मेमोरी। हम तमाम प्रोसेस जो हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अवेलेबल होते हैं। लेट्स से P1, P2, P3 और Pn प्रोसेस जो हैं दैट आर ऑन ए सेकेंडरी मेमोरी। तो इन प्रोसेस को जब एग्जीक्यूट करना होता है, इन ऑर्डर टू दैट सर्टेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट, हम ये प्रोसेस जो है, ये प्रोग्राम जो है हम सेकेंडरी मेमोरी से जो है मेन मेमोरी के अंदर लोड कर लेते हैं। तो हमारा एम क्या है, बेसिकली कीप द मैक्सिमम प्रोसेस एज पॉसिबल। तो नंबर ऑफ प्रोग्राम जो कि मेन मेमोरी में
अवेलेबल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस दैट आर अवेलेबल इन मेमोरी, दैट इज़ रेफर्ड एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हमारा एम क्या है, मैक्सिमाइज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हमें ये भी पता है कि साइज़ ऑफ मेन मेमोरी जो है वो स्मॉल है और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस भी इसके अंदर नहीं रख सकते, बट यूजिंग सम मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक वी विल क्रिएट अ फीलिंग और इल्यूजन। हमें ये फील होगा या हमें ये इल्यूजन क्रिएट होगी कि हमने बहुत सारे प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी के अंदर रखे हैं और मेन मेमोरी की साइज़ जो है वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। इसका मतलब है कि बहुत सारे प्रोसेस हम रख सकते हैं मेन मेमोरी के अंदर। और ये हम किस तरह अचीव करेंगे, हम ये अचीव करेंगे अंडर अ ऑपरेटिंग सिस्टम और सम मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को स्टडी करेंगे, जिससे हमें ये इल्यूजन होगी कि मेन मेमोरी जो है वो एक अनलिमिटेड मेमोरी है, बट एक्चुअली इन फैक्ट इन रियलिटी मेन मेमोरी जो है वो स्मॉल इन साइज़ है। बट फील ये होगा कि मेन मेमोरी जो है वो अनलिमिटेड मेमोरी है। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स होंगे इसमें हम देखेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू हम ये देखेंगे कि मेन मेमोरी जो है दैट विल बी अ इनफाइनाइट और अनलिमिटेड मेमोरी। तो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही इस मॉड्यूल का ये है। मेमोरी इज़ ए सेंट्रल टू द ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। सेंट्रल पोर्शन है कंप्यूटर्स का, मॉडर्न कंप्यूटर्स का, मेन मेमोरी ऑपरेशन का। जैसे कि अभी हमने पीछे डायग्राम्स में भी देखा, तो मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज अरे ऑफ बाइट्स ईच विद इट्स ओन एड्रेस। मेमोरी जो है आप उसको ये कंसीडर कर सकते हैं दैट इज़ अरे ऑफ बाइट्स, और हर अरे ऑफ बाइट्स का जो है उसका एड्रेस होगा। इट्स मीन कि जो भी डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे दैट विल बी एड्रेसेबल, दैट विल बी लोकेटेबल थ्रू दैट मेमोरी एड्रेसेस। द CPU fetch द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है मेमोरी से, तो वो प्रोग्राम काउंटर के थ्रू जो है वो फैच करके CPU में लाई जाएगी। दीज इंस्ट्रक्शन में काज एडिशनल लोडिंग फ्रॉम एंड स्टोरिंग टू द स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेसेस। वो इंस्ट्रक्शन जो है एडिशनल जो है उसकी लोडिंग और स्टोरिंग जो है एड्रेसेस मेमोरी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं उनको। और उसके बाद अ टिपिकल इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फैच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, द इंस्ट्रक्शन इज देन डीकोड एंड मे काज ऑपरेटिंग टू बी अ फैच फ्रॉम मेमोरी। इंस्ट्रक्शन फर्स्ट जो है फैच करके लाई मेमोरी से और इंस्ट्रक्शन को डीकोड किया गया और फिर उसके ऊपर जो ऑपरेंड परफॉर्म होने वो ऑपरेंड जो है वो फैच करके मेमोरी से लेके आए गए और उनको परफॉर्म किया। जस्ट लाइक 2 + 2, तो इट्स मीन कि 2 इज़ ए इंस्ट्रक्शन एंड प्लस इज़ ए ऑपरेंड जो कि जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आफ्टर द इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑपरेंड, जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई CPU पे, तो रिजल्ट में बी स्टोर बैक इन द मेमोरी। वो इंस्ट्रक्शन जो CPU ने परफॉर्म की और उसने लोड किए थे रजिस्टर के अंदर, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को फिर वापस दोबारा मेमोरी के अंदर दोबारा स्टोर किया जाता है। सो द मेन मेमोरी unit sees only stream of memory addresses. It does not know how they are generated or what they are for instruction or data. So basically memory जो है वो stream of memory addresses है। ये it does not know, इसको ये नहीं पता कि how they are generated, ये किस तरह जनरेट हो रहे हैं, और what they are for, और ये किस लिए है इंस्ट्रक्शन और डाटा, but that is only stream of memory addresses. So that is the introduction of the main memory. हम next upcoming lectures में बाकी memory management टेक्निक पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह मेमोरी जो है, कितनी टाइप्स की मेमोरी एलोकेशन है और उनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। बट दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मेन मेमोरी।